अच्छा सर, एकदम ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, पर पहले वाले टॉपिक पे आते हैं। जैसे आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से आपने समझाई, अब्दाली के बारे में आपने बहुत बढ़िया बताया, तो ऐसे कोई और भी क्रूर राजा रहे हैं सर जो मतलब हमारे देश को बहुत ज़्यादा वो कर गए? हाँ यार, एक नहीं कई रहे हाँ, हैं, भारत में तो भी ऐसे रहे तो हैं। कई रहे हैं इन्वेडर, बट किसी किसी के बारे में आप बता पाओ? मैं अभी रिसेंटली हिस्ट्री वगैरह थोड़ा ढूंढ पढ़ रहा था, तो मेरे को चंगेज़ खान के बारे में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली। मंगोल था, और माना जाता है कि उससे ज़्यादा क्रूर कोई नहीं हुआ है। मतलब हिटलर से ऊपर रखा गया उसको। वो तो भला हो उस मतलब नेचर का कि चंगेज़ खान उस वक्त नहीं हुआ जब हिटलर था। चंगेज़ खान के पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे उस समय, हवाई जहाज और तोप नहीं थे। वो तलवार से घोड़े पे बैठ बैठ के लड़ा है, तब वो 40 मिलियन लोगों को मारा है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? ये डॉक्यूमेंटेड है? हाँ हाँ, 40 मिलियन लोगों को वो मारा है अपने एक जीवन में। बाप रे। आप सोचो, 4 करोड़। 40 मिलियन इज 4 करोड़। 1 मिलियन 10 लाख, हाँ, 4 करोड़ लोगों को मारा है। वो एक समय में इतने लोगों को मार दिया था कि एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है ना, वो बिगड़ गया था। कार्बन डाइऑक्साइड घट गया था पूरे एनवायरनमेंट से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले तो हम होते हैं। तो और वो जहाँ घुसता था ना, सिर्फ इंसानों को नहीं, बच्चों को, मर्दों को, महिलाओं को, पशुओं को, बकरी को, कुत्ते को, बिल्ली को, सबको खत्म कर देता था आज। और वो इतने बच्चे किया था। उसका मानना यह था कि कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना पावरफुल है, इस चीज का सीधा सीधा आकलन है कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। हाँ, उसने इतने बच्चे पैदा किए थे कि आज पूरी दुनिया में हर 200 लोगों में एक बंदे में उसका डीएनए मिलता है। क्या बात कर रहे हो? उसके डीएनए के 16 मिलियन लोग हैं अभी इस दुनिया में। बाप रे। ऐसे मत बोलो सर। सच है, जाओ ढूंढो पढ़ो। कई लोगों को लगता है ना कि हिस्ट्री बोरिंग है, नहीं है यार, बड़ी कमाल की चीज़ है हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री में क्या पसंद है वो डिफाइन करता है कि हिस्ट्री कैसी है। वो आप सोचो, कोई एक शख्स जिसने पूरी पृथ्वी का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन हिला दिया। जब हाथी मरते थे ना, तो हाथी मतलब नॉर्मल डेथ नहीं, अगर उनको मारा जाता था या उनको ऊपर कहीं से फेंक दिया जाता था, तो वो तकलीफ में जब वो चिंघाड़ते थे ना, तो चंगेज खान को अच्छा लगता था। तो हाथियों को इसलिए फेंकवा देता था कि मैं बैठा हूं। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, हम चाय पी रहे हैं, तो हम बोलते हैं यार म्यूजिक लगाओ। लिटरली ऐसे ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने पहाड़ के नीचे अपनी कुर्सियां लगवाई, अपना टेंट लगवाया और अपनी सेना को बोला है कि ये 100 हाथियों को ऊपर लेके जाओ, एक एक करके फेंको। वो हाथी को वहां से गिराते थे, जब हाथी नीचे गिर के चिंगारता था तकलीफ से ना, तो उनको सुकून मिलता था। ये इंसान है, बताओ। ये अलग थ्रिल है सर। ये ऑब्सेशन है जो भी है, लेकिन आप सोचो, मंगोल था ये। मैं बोल रहा हूँ 16 मिलियन लोग हैं आज उसके डीएनए के। हर 200 लोगों में एक उसका वो है, सक्सेसर है। इसकी दर्दनाक मौत हुई या नहीं हुई? हाँ, इसकी मौत हुई। अच्छा, इसमें चंगेज खान में और गौतम बुद्ध में एक अजीब सी समानता मिली पढ़ते ढूंढते। ये चंगेज खान का शरीर आज भी हमको नहीं मालूम है कहाँ है। हाँ, क्योंकि चंगेज खान बोलता था मेरी कोई मूर्ति नहीं बनेगी, मेरी कोई फोटो नहीं बनेगी, और अपने सेना को बोला था कि जब मैं मरूंगा ना, मेरे को ऐसी जगह दफना के आना और किसी को मत बताना, कि कभी पता ही ना चले, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे जैसा कोई और हो जाए। वो जो मूर्ति और तस्वीरों के खिलाफ था, वैसे ही गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध मूर्ति पूजन के खिलाफ थे ना, वो बोलते थे कि निरंकारी वाला था ना, कि देयर इज नो शेप एंड फेस टू गॉड। आप सोचिए कि आज की डेट में पूरी दुनिया में जिसकी मूर्तियां सबसे ज्यादा बिकती है ना, वो गौतम बुद्ध है। सही बात। पूरी दुनिया में उस व्यक्ति की मूर्ति सबसे ज्यादा खरीदते और बेचते हैं लोग, जो बोलता था कि मूर्ति मत लो, मूर्ति की पूजा मत करो। उन्हीं को आपने मूर्ति में ढाल दिया। और दूसरा चंगेज खान, उसकी इतनी मूर्तियां नहीं बनती हैं, लेकिन चंगेज खान के बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां अभी कई देशों में। और चंगेज खान के मरने के बाद कुछ लोग जो उसके बहुत करीबी थे, जो उसको रोज देखते थे, उन्होंने चंगेज खान की तस्वीर बनाई। और आज भी आप चंगेज खान लिखेंगे तो एक चेहरा है जो दिखता है। तो उसका भी चेहरा आखिरकार हमने बना ही लिया, हमने छोड़ा नहीं उसको।
सर वही है, लोग आपको बिजनेस बना ही लेते हैं। जैसे ओ माय गॉड में बताया था ना वो फर्स्ट पार्ट में कि तुम्हें ही बिजनेस बना लेंगे, ये उसी की मूर्ति बना दी। तो ये तो सर रहा ही है। एक है हिटलर, जिनके बारे में वैसे तो सबको सब कुछ पता है, सबको लगता है, लेकिन हिटलर के बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली। हो सकता है कुछ को पता हो लेकिन कईयों को नहीं पता हो। हिटलर पैदा होने के पहले ही ख़त्म हो जाने वाला था यार। हिटलर के फादर ने 4 शादियाँ की थी। हिटलर की मदर इस शरीर को पैदा करने के पहले अबॉर्शन के लिए गई, लेकिन जब तक उसको समझ में आया, पुराने समय की बात है, जब तक उसको समझ में आया मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो गई अबॉर्शन के लिए, तो डॉक्टर्स बोले कि अब अबॉर्शन, एक समय के बाद अबॉर्शन नहीं हो पाता ना, तो डॉक्टर बोले नहीं अब अबॉर्शन नहीं हो पाएगा, अगर अब अबॉर्शन कराओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए उसका अबॉर्शन नहीं हुआ। फिर वो 4 या 5 साल का था तो नदी में डूब जा रहा था। एक अनजान आदमी उसको, लगभग मर गया था, एक अनजान आदमी उसको बचा के ले आया। आपको ये तो मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर ने कराया, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक बन के लड़ा था और एक ऐसा पल आया था, बटरफ्लाई इफेक्ट समझते हो? बटरफ्लाई इफेक्ट ये होता है कि कहीं ऐसा माना जाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में एक तितली भी पंख फड़फड़ाती है तो उस एक जो वेव बनाती है ना, वो वेव आने वाले समय में इतना बड़ा हो सकता है कि दुनिया के किसी और कोने में सुनामी आ जाए। हर चीज़ की शुरुआत तो किसी एक चीज़ से होती है ना, वो बात है जिसको डोमिनोज इफेक्ट बोलते हैं, रिप्लीज इफेक्ट बोलते हैं, रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो उस समय जो गोलियां बनती थी उसमें जो बारूद भरा था, बारूद में नमी नहीं होनी चाहिए। अगर बारूद में नमी हो जाती है तो बारूद फटता नहीं है ना, बारूद में नमी बिल्कुल नहीं हो सकती है। हिटलर के सामने एक अमेरिकी सैनिक गन लेके खड़ा था, हिटलर घायल अवस्था में खड़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, और वो बंदा गोली चलाया, वो गोली उसकी चली नहीं, तो उसके दिमाग में शायद जीसस चाहते हैं कि ये जीवित रहे, उसने उस जर्मन सैनिक को छोड़ दिया। फिर बाद में हिटलर एडमिट हुआ, हिटलर को जब होश आया तो पता चला कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर हार गई है, और तब वो तैयारी शुरू किया वर्ल्ड वॉर 2 की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पूरी दुनिया ने हिटलर का चेहरा देखा तो ये अमेरिकी सैनिक जिसने उसको छोड़ा था, उसने बोला ये तो वही है, ये तो वही लड़का जिसको मैंने छोड़ दिया था। आप सोचो वो उस दिन मर जाता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। वो एक गोली क्यों नहीं चली थी? लोग ऐसा बोलते हैं कि जिस फैक्ट्री में बारूद तैयार हो रहा था, गोलियां बन रही थी, उस समय गोलियां हाथ से बनती थी, है ना, भरा जाता था मशीन और एक ऐसे से उसको टाइट किया जाता था, बंद किया जाता था। वहाँ पे जो कारीगर, जो कर्मचारी, जो लेबर काम कर रहा था, उसकी पसीने की बूंद गिरी थी एक छोटे से बारूद के टुकड़े में। आप सोचो कि 1 in a million चांसेस में ये हुआ था कि वो बारूद का टुकड़ा जिस गोली में गया, हजारों लाखों गोलियां बन रही थी, वो बारूद का टुकड़ा जिस गोली में गया, वो गोली इतने 100 सोल्जर्स में जिस सोल्जर के हाथ में गई, उस सोल्जर के पास जो 200, 400, 500 गोलियां थी, उसमें वो एक गोली जब वहां फंसी थी तो सामने हिटलर खड़ा था और वो नहीं चली। एक पसीने के बूंद के कारण हिटलर का जीवन बच गया था, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और उसके बाद तो द वर्ल्ड नोज व्हाट हैपेंड। तो ऐसी, हिटलर बहुत कमज़ोर दिल का आदमी था, हिटलर बहुत डरता था, लेकिन जब आखिरी समय आता है ना किसी का भी, तो आपको विद टाइम मौत से आपका डर घटता जाता है। जैसे जैसे अब वो पूरे दिन तो मौत में रहता था, हर दिन उसके पास आंकड़े आते थे कि आज कितने मार दिए। तो एक ऐसा समय आया था कि बर्लिन उसका राज्य था, मतलब बर्लिन वॉज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन के अंदर एक बंकर के अंदर वो छुपा हुआ था, और बर्लिन को सारे अलाइड फोर्सेस सब तरफ से घेर लिए थे, चारों तरफ से घेर लिए थे। तो उसके सब कमांडर्स वगैरह आए एकदम टेंस्ड, लेफ्टिनेंट्स ये वो, बोले सर हम सब चारों तरफ से गिर गए, चारों तरफ से गिर। आपको पता है हिटलर क्या बोला था? हिटलर मुस्कुराया था और बोला था ये तो खुशखबरी है। तो लोग बोले मतलब अब निशाना लगाना पड़ेगा, कहीं पे भी चलाओगे दुश्मन ही मरेगा। हाँ। चलाओ, सब तरफ गोली चलाओ। ये बोलने के बाद वो अपने लोगों को लगाने के बाद उसके 1 या 2 दिन बाद वो ईवा से शादी किया था। आपको मालूम है हिटलर को जिस लड़की से सबसे पहले प्यार हुआ था वो खुद यहूदी थी, जूस थी। अच्छा।
और फिर बाद में जूस के ही अगेंस्ट वो इतना बड़ा हॉलोकॉस्ट किया। तगड़ा ही ब्रेकअप हुआ मतलब। ज्यादा ही तगड़ा हो गया। तगड़ा ही बदला लिया गया है। हाँ खैर, अपन बात करते करते अपन इस पे हंस दे रहे हैं, लेकिन बहुत विभत्स है वो। सही बात। मेरे को तो उस वजह से आज भी इजराइल की तरफ मेरी सिंपथी बनी हुई है। अभी भी जो हो रहा है, वो अभी चंगेज खान की बात कर रहे थे, आपको मालूम है, मैं इजराइल बोला तो मेरे को ईरान याद आ गया। ईरान की आबादी 25 लाख थी जब चंगेज खान अपनी सेना के साथ ईरान में घुसा था। जब चंगेज खान ईरान से निकला ना, तो वो 25 लाख घट के 2.5 लाख बचे थे। अरे पूरा ईरान साफ कर दिया था वो आदमी, 2.5 लाख लोग बचे थे। वो बच गए थे जो छुप गए थे या जो इंजर्ड थे, जिनको इन्होंने ये मान के छोड़ दिया कि ये मर जाएंगे। वो आबादी थी 2.5 लाख लोग। बाप रे। तो आप सोचो कि अगर चंगेज खान जैसा आदमी हिटलर के ज़माने में पैदा हो जाता तो दुनिया ख़त्म हो जाती। सही में सर, ये तो अलग ही वो है थ्रिल कि बंदे मारेंगे, और बंदे ही नहीं, जानवर वानवर सब मार देंगे। सब मार देंगे। अलग ही दहशत फैलाई। चलिए सर, इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, वरना आपके साथ तो आप इतने अच्छे स्टोरी टेलर हैं और आप जिस तरीके से बोलते हैं, नरेट करते हैं, इतना मजा आता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ, सच बट ड्यूरेशन को देखते हमें ये पॉडकास्ट खत्म करना पड़ेगा। आपके साथ हमें फिर से मजा आ गया। हिंदू माइथोलॉजी हो या फिर हिस्ट्री हो, आपके साथ तो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, हम रुक ही नहीं सकते। ड्यूरेशन को देखते हुए हम फिर से आ जाएंगे। बिल्कुल सर, 100%। लेकिन उसके लिए आपको नई बुक लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इस साल जो 2 किताबें आ रही हैं, उसके बाद मेरी जो अगली किताब अगले साल रिलीज हो रही है, उसका नाम है द अदर इंडियन। अच्छा। अभी से बता के जा रहा हूँ आपको। ठीक है। वो एक पॉलिटिकल साइंस फिक्शन है। पहला जो मैंने लिखा था उसको लोगों ने माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन बोला, अब जो है वो हिस्टोरिकल फिक्शन है। और अब मैं तीसरी बार एक नए जॉनर पे काम कर रहा हूँ जिसपे कोई नहीं लिखना चाहता। ऐसा कोई जॉनर शायद बना नहीं होगा, या मैं अपने मन की उपज है। उसका जॉनर है पॉलिटिकल साइंस फिक्शन, और उसके भी राइट्स बिक चुके हैं, उस पर भी फिल्म बन। अरे अभी मतलब आप कॉन्सेप्ट आते ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बता देते हो क्या ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, मैं तो लिख रहा हूँ, तुम्हें बनानी है तो खरीद तुम साथ दो ना सर, मेरे को है कन्विक्शन, मैं तो कर रहा हूँ। मैं तो लिख रहा हूँ, और तुम्हें अगर बनानी है तो फिर भाई राइट्स खरीदो पहले। पेंगुइन ने इसके पब्लिशिंग राइट ले चुका है। पेंगुइन ऑलरेडी पब्लिशिंग राइट ले चुका है, और एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने उसके भी विजुअल राइट ले चुके हैं। तो वो किताब छप भी पेंगुइन से रही है फिर से, और एक नया प्रोड्यूसर है। उसकी भी सर स्टोरी बताने और उसके पीछे कहानी बताना हमें जब आप आओगे नेक्स्ट टाइम। मेरे ख्याल से अपने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी सर। आपको मजा आ जाएगा वो सुन के।